तो कहानी की शुरुआत स्ट्रेकर नाम के एक आदमी से होती है जो एक कैरेज डिलीवरी मैन से बात कर रहा था। स्ट्रेकर ने उसे बताया कि उसे उसकी मदद चाहिए एक बहुत जरूरी चीज लाने में। उसने समझाया कि वो एक भारी बॉक्स है जिसमें बहुत पुरानी और कीमती चीजें रखी है। स्ट्रेकर ने डिलीवरी मैन को हिदायत दी कि वो उस बॉक्स को उसके नए घर मार्स्टन हाउस तक पहुंचा दे। अगले सीन में डिलीवरी मैन अपने ट्रक के साथ मार्स्टन हाउस के बाहर पहुंचा। उसके साथ उसका दोस्त भी था जो उसकी मदद करने आया था। दोनों ने मिलकर ट्रक से उस भारी बॉक्स को नीचे उतारा और बड़ी सावधानी से उसे उठाते हुए घर के अंदर ले गए। धीरे धीरे चलते हुए वे बेसमेंट की तरफ बढ़े क्योंकि स्ट्रेकर ने उन्हें वहीं बॉक्स रखने का निर्देश दिया था। जब वे बॉक्स को बेसमेंट की ओर ले जा रहे थे तभी उसका दोस्त गलती से पीछे रखी एक शेल्फ से टकरा गया। झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया और भारी बॉक्स फिसलकर नीचे गिर गया जिससे उसका साइड वाला हिस्सा टूट गया। ये देखकर डिलीवरी मैन ने तुरंत लाइट ऑन की और ध्यान से उस बॉक्स की तरफ देखने लगा, लेकिन अंदर उसे कोई चीज नजर नहीं आई। बस सिर्फ पुरानी सूखी मिट्टी भरी हुई थी। कुछ पल के लिए वो हैरान था, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर बॉक्स को दोबारा उठाया और उसे बेसमेंट के एक कोने में रख दिया। उसी वक्त बेसमेंट के अंदर अचानक धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। डिलीवरी मैन रुक गया और धीरे धीरे वो उस दिशा में बढ़ने लगा और अगले ही पल उसकी आंखें सफेद पड़ने लगीं और फिर अचानक उस बॉक्स का ढक्कन अपने आप थोड़ा खुलने लगा। लेकिन तभी उसका दोस्त ने जोर से उसे आवाज लगाई जिससे वो होश में आ गया। डर से कांपते हुए वो तुरंत बेसमेंट से बाहर भागा और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ समय बाद हम बेन को देखते हैं जो मार्स्टन हाउस को दूर से देख रहा था। तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आया और उसे बातचीत करने लगा। बातचीत में पता चला कि बेन पहले इसी इलाके में रहता था और अब वो एक राइटर बनकर इस शहर में अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा लेने आया था। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर वहां से चला गया और बेन भी शहर की तरफ निकल गया और एक रियल एस्टेट ऑफिस में पहुंच गया। वहां उसने सुसैन को देखा जो ध्यान से उसकी किताब पढ़ रही थी। सुसैन ने भी उसे पहचान लिया। इसके बाद बेन ने उसे किराए के लिए घर दिखाने के लिए कहा। सुसैन मुस्कुराते हुए उसे किराए के लिए एक अच्छी जगह सुझाती है। बेन ने विनम्रता से उसका धन्यवाद किया और वहां से चला गया। सीन फिर स्कूल में शिफ्ट होता है जहां एक नया स्टूडेंट मार्क अपने दोस्तों को जादू के ट्रिक दिखा रहा था। तभी स्कूल का बदमाश लड़का उनके पास आया और गुस्से में मार्क को मुक्का मार दिया। मार्क थोड़ा लड़खड़ाया लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। यह देखकर बदमाश लड़का फिर से उस पर हमला करने गया, लेकिन इस बार मार्क ने उसे नीचे गिराकर उसका हाथ मरोड़ दिया। तभी टीचर मिस्टर बर्क वहां आकर दोनों को अलग कर देता है। अब सीन कट होकर मार्क के कमरे में जाता है। वहां उसका दोस्त राल्फ अजीब सी चीजें देख रहा था। राल्फ ने उसे पूछा कि क्या उसे उस बदमाश लड़के से डर नहीं लगा। मार्क आत्मविश्वास से बोला कि डर तो लगा, लेकिन उसे कहीं ज्यादा डर उसे अपनी समस्याओं का सामना न करने से लगा। तभी राल्फ का बड़ा भाई डैनी कमरे में आया और बोला कि अब देर हो रही है, घर चलने का समय हो गया है। जाते जाते मार्क ने राल्फ को एक हारमोनिका दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि जब भी डर लगे इसमें फूंक मारना, इससे मन थोड़ा हल्का लगेगा। फिर राल्फ और डैनी घर की तरफ निकल पड़े। तभी रास्ते में स्ट्रेकर उनके सामने आ गया और उन्हें लिफ्ट ऑफर करने लगा, लेकिन डैनी को कुछ अजीब लगा इसलिए उसने उसे नकार दिया। इसके बाद दोनों जंगल के रास्ते से जाने लगे। राल्फ हारमोनिका बजाते हुए धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक स्ट्रेकर पीछे से आया और राल्फ को पकड़कर उठा ले गया। डैनी को यह खबर नहीं थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो राल्फ गायब हो चुका था। इसके बाद सीन बदलता है। स्ट्रेकर अपनी कार में राल्फ को खींचकर बाहर ले गया और उसे मार्स्टन हाउस के अंदर ले जा रहा था। घर के अंदर प्रवेश करते ही स्ट्रेकर ने भयभीत स्वर में कहा, मास्टर बार्लो, मैं आपका वफादार सेवक स्ट्रेकर हाजिर हूँ। मैं बलि लेकर आया हूँ। फिर कमरे की मोमबत्तियां एक एक कर बुझने लगीं और माहौल डरावना और भयानक हो गया। राल्फ जिस बोरे में बंद था उसने एक छोटी सी दरार से देखा कि सामने एक भयंकर राक्षसी चेहरा उसकी तरफ बढ़ रहा है और अगले ही पल बार्लो ने निर्दयता से राल्फ को स्ट्रेकर के सामने मार दिया। एक हफ्ते बाद राल्फ की माँ अभी अपने लापता बेटे को ढूंढ रही थी। इसी बीच बर्क ने खुद को बेन से परिचय कराया और उसे स्कूल आने का निमंत्रण दिया। रात के समय डैनी अपने कमरे में था और राल्फ का हारमोनिका केस देख रहा था। तभी उसे दूर से हल्की आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि कोई हारमोनिका बजा रहा था। डर के मारे डैनी खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि शायद राल्फ वापस आया होगा और घर के बाहर जाकर देखने लगा। इधर उधर देखने पर भी उसने किसी को नहीं पाया। तभी उसकी नजर राल्फ के हारमोनिका पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा था। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, पीछे वाला झूला अपने आप हिलने लगा। डर के बावजूद डैनी धीरे धीरे झूले की तरफ बढ़ा और अगले ही पल किसी ने उसे कुफिया की ओर खींचे। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डैनी अपनी माँ के कमरे में था और उसने कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसकी माँ तुरंत उसे अस्पताल ले गई। इलाज के बाद डैनी को आईसीयू में रखा गया। जब उसे होश आया उसने अपनी माँ से पानी मांगा। जब माँ बाहर पानी लेने गई, डैनी ने खून का पैकेट फाड़ दिया। जैसे ही उसकी माँ लौटी उसने देखा कि डैनी खून पी रहा था और अगले ही पल डैनी बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। अगले दिन प्रीस्ट और कब्र खोदने वाला माइक डैनी के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे। प्रीस्ट ने माइक को ज्यादा काम करने पर शराब ऑफर की, जिसे माइक ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बाद में जब प्रीस्ट डैनी का अंतिम संस्कार कर रहा था, माइक पेड़ के नीचे नाश्ता कर रहा था और खाते खाते वहीं सो गया। जब माइक को होश आया तो उसने देखा कि रात हो चुकी थी। फिर वो डैनी की कब्र पर गया और उसे मिट्टी से भरने लगा। तभी अचानक उसे कफन के अंदर से खखराने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे माइक दौड़कर कफन खोलने गया। उसे लगा कि डैनी अभी भी जिंदा है, लेकिन जैसे ही उसने कफन खोला उसने देखा कि डैनी शांति से लेटा हुआ है। हैरान होकर माइक ने कफन फिर से बंद कर दिया और कब्र में मिट्टी डालना जारी रखा। लेकिन अचानक डैनी कब्र से बाहर निकल गया और माइक पर अंदर है। बाद में हम देखते हैं कि बर्क एक बार में था, जहां उसने माइक को एक कोने में बैठे देखा। चिंतित होकर बर्क उसके पास आया और पूछा कि क्या सब ठीक है। माइक ने बताया कि वो बीमार महसूस कर रहा है। चूंकि अब रात हो चुकी थी, बर्क ने दया दिखाते हुए उसे अपने घर में एक रात ठहरने की पेशकश की, जिसे माइक ने स्वीकार कर लिया। बर्क के घर में वो माइक को बिस्तर पर सुलाने में मदद कर रहा था। तभी उसकी नजर माइक की गर्दन पर पड़े काटने के निशानों पर गई। बर्क ने पूछा कि ये निशान कैसे लगे, लेकिन माइक ने कहा कि उसे याद नहीं। फिर बर्क ने उसे ज्यादा सवाल नहीं किए और कमरे की खिड़की बंद करने चला गया।
जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, उसे माइक की आंखों में हल्की अलौकिक चमक दिखाई दी, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वो चमक गायब हो चुकी थी। इस पर बर्क को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और कमरे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद जब बर्क अपने लिविंग रूम में था तो उसे ऊपर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी, साथ ही किसी की धीमी आवाज भी महसूस हुई। ये सुनकर बर्क तुरंत बाहर गया और ऊपर की खिड़की की ओर देखा, जहां उसने किसी को खिड़की से अंदर जाते हुए देखा। डर के मारे बर्क मदद के लिए बैन के पास गया, क्योंकि बैन उसके बगल वाले घर में किराए पर रह रहा था। वहां सुसैन भी मौजूद थी। बर्क ने दोनों को पूरी घटना बताई और पूछा कि क्या उनके पास कोई क्रॉस है, क्योंकि उसे शक था कि ये घटनाएं किसी वैम्पायर से जुड़ी हो सकती हैं। इसके बाद बर्क, बैन और सुसैन उसके घर पहुंचे और सीधे माइक के कमरे की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि माइक अब मर चुका था। दूसरी तरफ मार्क अपने कमरे में आराम से बिस्तर पर सो रहा था। तभी उसे खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने खिड़की की ओर देखा तो उसकी आंखें भय से फैल गईं। बाहर डैनी हवा में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखकर मार्क घबराकर तुरंत उठ गया और खिड़की के पर्दे बंद कर दिए। लेकिन कुछ ही पल बाद डैनी दूसरी खिड़की के पास आ गया और उसे घूरते हुए जैसे कहने लगा कि उसे अंदर आने दिया जाए। अचानक मार्क उसकी सम्मोहक नजरों के वश में आ गया और बेहोशी की हालत में खिड़की खोल दी। डैनी तैरते हुए कमरे के अंदर आ गया और धीमी आवाज में बोला कि मास्टर बार्लो उसे मिलना चाहते हैं। फिर डैनी धीरे धीरे मार्क के करीब आने लगा। तभी पास में रखा क्रॉस अचानक तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी से मार्क होश में आ गया और तुरंत क्रॉस उठाकर डैनी के सामने कर दिया। तेज चमक से डैनी चीखते हुए पीछे हटा और खिड़की के बाहर जा गया। मार्क ने तुरंत खिड़की बंद की और कांपते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद मार्क ने वैम्पायर के बारे में रिसर्च करना शुरू किया और ये निष्कर्ष निकाला कि अगर उसे इन सबको खत्म करना है तो पहले उसे मास्टर बार्लो को मारना होगा। अब सीन बदलकर अगले दिन बर्क के घर पर शिफ्ट होता है। वहां बर्क पिछली रात की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी उसे घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। वो उठकर जांच करने गया और देखते ही रह गया, उसके सामने माइक खड़ा था। लड़ते हुए बर्क ने तुरंत क्रॉस उठाया और माइक के सामने कर दिया। तेज रोशनी से माइक चीखते हुए कमरे से बाहर उड़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद बर्क हाथ में क्रॉस लिए घर के आसपास जांच करने लगा। तभी अचानक माइक पीछे से उस पर झपटा। हमले की ताकत से बर्क सीढ़ियों से नीचे गिर गया और क्रॉस उसके हाथ से फिसलकर टेबल के नीचे जा गिरा। माइक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी बर्क ने हिम्मत जुटाई, झुककर जल्दी से क्रॉस उठा लिया और उसे माइक के सामने रख दिया। जैसे ही क्रॉस चमका, एक अदृश्य ताकत ने माइक को जोर से पीछे धकेला और वो घर से बाहर उड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह अस्पताल में एक नर्स ने डॉक्टर कोडी को बताया कि डैनी की मां मृत अवस्था में अपने घर पर मिली है और उसका शव अब सिमेट्री में रखा गया है। ये सुनकर डॉक्टर कोडी ने हाल ही में मरे हुए सभी लोगों की फाइलें देखने शुरू की, क्योंकि अब मौतों की यह कड़ी उसे असामान्य लगने लगी थी। इसके बाद डॉक्टर कोडी ने नर्स से पूछा कि क्या माइक का लाश अभी भी सिमेट्री में मौजूद है। लेकिन जब वो मॉर्ग में पहुंची तो उसे ये जानकर झटका लगा कि माइक का शव रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। इसके बाद डॉक्टर कोडी अपने पुराने दोस्त बर्क के घर गए। वहां उसने देखा कि बर्क घायल होकर फर्श पर पड़ा था। उसने उसे जगाया और डैनी की मां की मौत और माइक के गायब होने की खबर दी। घबराकर बर्क ने वैन और सुसैन को अपने घर बुलाया और उन्हें अपनी थ्योरी बताई। उसने कहा कि शायद राल्फ बलि बन गया था ताकि बार्लो, जो एक वैम्पायर है, फिर से अपनी शक्ति हासिल कर सके, और अब जो लोग मर चुके हैं वे सभी जिंदा होकर वैम्पायर में बदल गए। लेकिन डॉक्टर कोडी को ये सब बातें बेतुकी लगी और वो बर्क की कही बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। तब बर्क ने माइक के बारे में बताया कि उसने पिछली रात उस पर हमला किया था। फिर भी कोडी तैयार नहीं हुई और उसने सुझाव दिया कि वे डैनी की मां के शव के पास जाए, जो मॉर्ग में रखा गया है, और रात तक वहीं रुके रहे ताकि सच और झूठ का पता चल सके। बर्क ने कहा कि पीनो को जाना चाहिए, क्योंकि उसे खुद भी इस मामले में और रिसर्च करनी थी। उधर मार्क मार्चन हाउस गया। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला और अंदर गया। जैसे ही वो चारों तरफ देख रहा था तभी बर्क पीछे से आया और उसे चेतावनी दी कि वो तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि उसे पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। मार्क ने कहा कि वो जानता है कि इस जगह एक वैम्पायर है। तभी किसी ने बेसमेंट का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंधेरा होते ही बर्क ने पास पड़ी मोमबत्ती जलाई और देखा कि घर के अंदर की तरफ जाने वाला एक दरवाजा खुला है। उसी समय बार्लो का हाथ कफन से बाहर निकला। बर्क ने मार्क को दरवाजे तक पहुंचने में मदद की, लेकिन अचानक मोमबत्ती बुझ गई। जब मार्क ने बेसमेंट की लाइट जलाई तब बार्लो पीछे से बर्क पर हमला कर देता है और उसी समय स्ट्रेकर मार्क को पकड़कर घर के अंदर खींच ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेन, सुसैन और कोडी मॉर्ग में डैनी की मां के शव के पास इंतजार कर रहे थे। सुसैन डरते हुए पूछती है कि अगर वो उठ जाए तो वे सब क्या करेंगे और खुद को कैसे बचाएंगे। कभी डैनी की मां का स्लीपर गिर गया और उसके हाथ हिलने लगे। ये देखकर सबको समझ में आ गया कि बर्क जो भी बोल रहा था वो सच था। इसके बाद सुसैन जल्दी से लकड़ी के टुकड़ों से क्रॉस बनाने लगी, लेकिन वो क्रॉस ठीक से नहीं बन रहा था। तभी अचानक शव उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्रॉस को सक्रिय करने के लिए सुसैन ने बेन से कहा कि वो प्रेयर सुनाए, तो बेन ने प्रार्थना शुरू की, जिससे क्रॉस चमकने लगा। ये देखकर बेन ने वो क्रॉस लाश के सामने रख दी, जिसे डैनी की मां जोर जोर से चीखने लगी। लेकिन अगले ही पल क्रॉस टूट गया और लाश सीधे कोडी की तरफ बढ़ी। लाश कोडी को काटने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि अब कोई नहीं बचेगा। कोडी पर हमला होते ही सुसैन ने तुरंत क्रॉस को डैनी की मां की पीठ के पास रख दिया। क्रॉस की शक्ति से लाश चीखती हुई हवा में गायब हो गई। इसके बाद कोडी ने बेन और सुसैन से कहा कि उसे रेबीज का इंजेक्शन दे, शायद इस इंजेक्शन से वो वैम्पायर नहीं बन पाए। इंजेक्शन देने के बाद कोडी ने बेन से कहा कि वो क्रॉस से जांच करे कि वो वैम्पायर बनी या नहीं। जब क्रॉस का कोई असर नहीं हुआ तो सबको लगा कि कोडी वैम्पायर नहीं बनी है। फिर बेन ने सुझाव दिया कि वे सभी फादर कैलहन को इस सब के बारे में बताएं। दूसरी ओर मार्चन हाउस में मार्क एक कमरे में उल्टा लटका हुआ था। वो जैसे तैसे खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया। जब स्ट्राइकर कमरे में आया तब मार्क ने पीछे से उस पर हमला कर उसे मार दिया। सीन फिर चर्च में शिफ्ट होता है। वहां बेन, सुसैन और कोडी फादर कैलहन को वो सब बताते हैं जो हुआ था। तभी अचानक मार्क वहां आता है और कहता है कि बर्क अब वैम्पायर बन चुका है। फिर वो एक बोतल में पवित्र जल भरता है और बताता है कि उसने बार्लो की सिवक स्ट्रीकर को भी मार दिया है।
फादर कैलहन ने उसे पूछा कि क्या मार्क उन्हें वो जगह दिखा सकता है जहां स्ट्रेकर मारा गया था। इसके बाद सभी मास्टन हाउस पहुंच गए। जैसे ही वे घर के अंदर जाने लगे तभी घर के अंदर का बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर वे सभी सावधानी से अंदर गए और आसपास देखने लगे। तभी अचानक अजीब आवाजें आने लगी। ये सुनकर बेन ने मार्क के बैग से स्टेक निकाल लिया जो वैम्पायर को मारने में मदद करेगा। जैसे ही उसे फ्लैशलाइट जलाया तभी बल्क सामने आ गया। बेन ने उसे स्टेक से हमला किया लेकिन उसे ठीक से मार नहीं पाया। फिर सभी डर के मारे वहां से भागने लगे। तब बर्क ने बेन का पैर पकड़ लिया लेकिन उसी वक्त फादर कैलहन और कोडी ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया। सूरज की रोशनी सीधे बर्क के हाथों पर पड़ी जिससे उसका हाथ जला गया। फिर बेन ने दूसरा स्टेक बर्क के सीने में घोंप दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर अपने परिवारों को चर्च में सुरक्षित ले जाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता था कि बार्लो उस रात वापस आएगा और पूरे शहर को वैम्पायरों से भर देगा। फादर कैलहन जाते जाते सबको ये जोर देकर बोलने लगा कि वे सूरज डूबने से पहले चर्च पहुंच जाए। योजना तय होने के बाद वे तुरंत अपने अपने कामों को करने के लिए निकल पड़े। उधर सुसैन के घर में सुसैन अपनी माँ से बोल रही थी कि उन्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। उसकी माँ ने बेन को देखा और ठंडे लहजे में कहा कि वो यहाँ से चला जाए। बेन वहां से चला गया लेकिन एक दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। सुसैन की माँ ने कहा कि उसने एक आदमी से मुलाकात की है जिसने वादा किया है कि वो उनकी रक्षा करेगा। इसके बदले में उसे सिर्फ दिन में उसकी सुरक्षा करनी होगी जब वो सोएगा। सुसैन हैरान होकर पूछती है कि वो कौन है। उसकी माँ ने गंभीर स्वर में कहा वो बार्लो है। उसी समय एक वैम्पायर ने सुसैन पर हमला कर दिया। ये देखकर बेन तुरंत भागकर सुसैन को बचाने की कोशिश करने लगा। सुसैन की माँ भी उसे रोकने की कोशिश करने लगी लेकिन बेन किसी तरह सुसैन को लेकर वहां से भाग गया। फिर सीन शिफ्ट होता है मार्क के घर पर जहां वो अपने माता पिता को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। फादर कैलहन भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मार्क के पिता दरवाजा खोलने गए और उसी समय फादर कैलहन के हाथ में पकड़ा क्रॉस चमकने लगा। प्रीस्ट डर कर मार्क के पिता को रोकने की कोशिश करने लगे लेकिन तभी बार्लो घर के अंदर घुस गया और मार्क की मां पर हमला कर दिया। ये देखकर फादर कैलहन क्रॉस उठाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगे लेकिन बार्लो पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसी समय एक और वैम्पायर ने मार्क के पिता पर हमला कर दिया। इस अफरा तफरी में फादर कैलहन ने तुरंत मार्क से कहा कि वो यहाँ से भाग जाए और फिर फादर कैलहन खुद बार्लो का सामना करने लगा। पर उसी समय क्रॉस की चमक बुझ गई और अगले ही पल बार्लो ने उस पर हमला कर दिया। घर के बाहर मार्क ट्री हाउस की तरफ भागकर पहुंचा। उसने ट्री हाउस का दरवाजा बंद किया और एक कोने में बैठ गया और फिर हम कैमरा व्यू में देखते हैं कि ट्री हाउस के चारों ओर कई वैम्पायर उसे घेर कर खड़े थे। इसी बीच बेन सुसैन को लेकर चर्च पहुंच गया। वो कोडी की तरफ बढ़ते हुए बोला कोडी जल्दी करो इंजेक्शन लाओ। तब सुसैन बेकाबू हो चुकी थी और जोर जोर से चीख रही थी। कोडी ने कहा अब देर हो चुकी है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है और फिर उसने अपने बैग से स्टेक निकाल लिया। बेन ने विरोध किया लेकिन तभी सुसैन ने उस पर हमला कर दिया और वहां से भाग गए। बेन उसके पीछे दौड़ा और बाहर पहुंचते ही बेन को रास्ते में वैम्पायरों का एक झुंड दिखाई दिया जो चर्च के चारों ओर घिरे हुए थे। ये देखकर वो तुरंत चर्च की तरफ भागने लगा। तभी कोडी ने उसकी तरफ एक स्टेक फेंका लेकिन उसी समय माइक ने बेन को हवा में उठा लिया। कुछ पल बाद दोनों जमीन पर गिरते हैं जहां बेन ने माइक को स्टेक से मार दिया था। अगली सुबह बेन और कोडी मार्क के घर पहुंचे। वहां उन्हें मार्क का एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि वो बार्लो को मारने जा रहा है। ये पढ़कर वे तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़े और कुछ देर बाद मार्क को ढूंढ लिया। बेन ने उसे साथ चलने के लिए कहा लेकिन मार्क थक चुका था और उसने कहा कि अब उन्हें बार्लो से लड़ना होगा। तभी बेन की नजर सड़क की ओर गई जहां सभी का निगाह थी। वे पास के ड्राइव इन पहुंचे और महसूस किया कि वहां वैम्पायर बने लोग छिपे हो सकते हैं। तभी बेन को सुसैन की कार दिखाई दी। उसने कार का ट्रंक खोला जहां सुसैन छिपी हुई थी। इसे देखकर कोडी ने कहा कि उसे खत्म कर लेना चाहिए। बेन ने मना किया लेकिन कोडी ने कहा कि वो खुद कर देगी। अनिच्छा से बेन मान गया। जैसे ही कोडी सुसैन को मारने के लिए आगे बढ़ी तभी किसी ने उस पर गोली चला दी। बेन तुरंत मुड़कर देखा और वहां सुसैन की मां बंदूक लेकर खड़ी थी। वो हंस कर बोली बार्लो ने मुझे चेतावनी दी थी कि तुम आओगे। इसके बाद उसने बेन पर गोली चलानी शुरू कर दी। मार्क पास की गाड़ी के नीचे छिप गया। जैसे ही सूरज मूवी स्क्रीन के पीछे ढलने लगा चारों ओर से वैम्पायर कारों के ट्रंक से बाहर निकलने लगे। ये देखकर बेन घबरा गया और वैम्पायरों से बचने की कोशिश करने लगा। उसी समय मार्क का ध्यान उस मूवी स्क्रीन पर गया जो सूरज की रोशनी को रोक रही थी। उसने तुरंत एक गाड़ी ली और स्क्रीन के बीम की तरफ दौड़ लगाई जिससे स्क्रीन गिर गई। सूरज की रोशनी अब पूरे पार्किंग लॉट में फैल गई जिससे सभी वैम्पायर जलकर राख में बदल गए। सुसैन की मां फिर से बेन पर गोली चलाने लगी लेकिन तभी मार्क ने गाड़ी चलाकर उसे टक्कर मार दी और उसे वहीं मार दिया। उसी समय बेन ने देखा कि सूरज डूबने वाला था और उनके पास बार्लो को खत्म करने का आखिरी मौका बचा था। दोनों ने जल्दी जल्दी बार्लो के कफन को ढूंढना शुरू किया। तभी उनकी नजर पास खड़े एक पुराने ट्रक पर पड़ी। वे सावधानी से ट्रक के पास गए और उसका दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा काले रंग का कफन रखा था। बेन और मार्क ने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की लेकिन कफन अजीब तरह से बंद था। इसी बीच सूरज की आखिरी किरणें ढलने लगी और तभी बिना किसी चेतावनी के कफन जोरदार धमाके से फट गया जिससे दोनों पीछे गिर पड़े। फिर दोनों एक शॉप में छिप गए। तभी सुसैन पीछे से बेन पर हमला कर देती है। उनके बीच भयंकर लड़ाई होती है। वहीं मार्क ने देखा कि बार्लो कफन से बाहर आ गया है। वो डर के मारे एक शेड में छिप जाता है। उधर बेन ने पूरी ताकत से सुसैन के दिल में स्टेक घोंप दिया और उसे मार दिया। इसी बीच बार्लो ने मार्क को पकड़ दिया। मार्क ने उसका भयानक चेहरा देखा और चीख पड़ा। तभी बेन पीछे से आया और लोहे की छड़ से बार्लो पर हमला किया। फिर दोनों ने मिलकर उसे मार दिया और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।